ये एक ACCA का टेक्निकल आर्टिकल है अबाउट CAPM और कंपैरिजन विद बैक। सबसे पहले हम थोड़ा सा CAPM की अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली अजम्पशन जो CAPM की है वो है इन्वेस्टर्स होल्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि जो उनका अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगा, और जहां वो एक कंपनी से कभी लूज करेंगे तो दूसरी कंपनी से गेन कर जाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो अनसिस्टमैटिक या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है वो खत्म हो जाएगा और उसको इग्नोर किया जा सकता है। हाउएवर सिस्टमैटिक रिस्क जो तमाम कंपनीज को फेस करना पड़ता है मार्केट में, वो अपनी जगह पे रहेगा, लिहाजा उसके लिए वो रिस्क प्रीमियम मांगेगा। दिस इज द फर्स्ट assumption of CAPM model. Now, my question to all of you is, do you feel this is a practical assumption? मतलब आप ये कह रहे हो कि हर इन्वेस्टर जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है वो इतना रैशनल होता है और उसके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो अपना अनसिस्टमैटिक रिस्क ख़त्म कर सके और वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पे कर सके। देखिए, इन्वेस्टर्स जो हैं वो, पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट लोग कोई बहुत, जो प्रैक्टिकली बात करें तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत नॉलेजेबल नहीं होते, ना ही वो स्किलफुल होते हैं कि वो फैसला कर सकें इतना ज़्यादा कि वो उनको कौन कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे जिससे वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकें। ठीक है, तो इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल अजम्पशन, बट दिस इज द अजम्पशन, थ्योरेटिकल अजम्पशन है CAPM फार्मूला की। उसके बाद सेकेंड अजम्पशन इज सिंगल पीरियड ट्रांजेक्शन हॉराइजन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सिंगल पीरियड ट्रांजेक्शन हॉराइजन। इसका क्या मतलब है सिंगल पीरियड का, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ, और ये फिर आपने याद भी रखना है। ये जो मार्केट रिटर्न होता है ना, मार्केट रिटर्न, ये कैलकुलेट कैसे होता है ये ज़रा देखिएगा। ये जो मार्केट रिटर्न आप कैलकुलेट करते हो CAPM फॉर्मूला में, जिसमें आप कहते हो कि यार एवरेज मार्केट जो है ना इतना रिटर्न देती है, ये आप कैलकुलेट जब करने जाते हो तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आप लेट्स से आप ये कहते हो कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। सबसे पहले आप ये देखते हो कि आपकी जो मार्केट है उसके अंदर साल के शुरू में टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी थी पूरी मार्केट की, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको कहते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, लेट्स से मैं सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूँ, $1 मिलियन थी लेट्स से। मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 मिलियन। मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर $1 मिलियन। फिर उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने देखा कि एंड ऑफ द ईयर कितनी है, यानी टोटल वैल्यू इक्विटी की साल के एंड पे कितनी है। पता चला इट वाज 1050,000,000। ठीक है, तो टोटल कैपिटल गेन
टोटल कैपिटल गेन जो हुआ होगा मार्केट में वो कितना हुआ होगा 1050 माइनस 1000, सो 50 मिलियन का कैपिटल गेन हुआ होगा टोटल, ये गेन हुआ। उसके बाद टोटल डिविडेंड आपको देखना है कितना पे किया गया होगा। टोटल डिविडेंड, लेट्स से टोटल डिविडेंड जो था वो 30 मिलियन का पे किया गया है। टोटल डिविडेंड 30 मिलियन का पे किया गया है। तो जो टोटल रिटर्न इनकम होगी इन्वेस्टर्स की वो होगी इन दोनों का सम, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड। 80 मिलियन का टोटल आपके इन्वेस्टर्स ने गेन किया होगा। 50 मिलियन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन कि उनके शेयर्स की प्राइस बढ़ गई, और 30 मिलियन बाय द वे ऑफ डिविडेंड उनको मिल गया। तो टोटल जो उनको मिला होगा वो 80 मिलियन मिला होगा। अब अगर आपको मार्केट का रिटर्न निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो टोटल इन्होंने कमाया है वो डिवाइडेड बाय जो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 मिलियन की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 1 मिलियन थी साल के शुरू में, और एक साल गुजरने के बाद 50 मिलियन का इनको एडिशन मिला कैपिटल गेन की शक्ल में, और 30 मिलियन मिला डिविडेंड पे। तो अगर इनको अपना रिटर्न कैलकुलेट करना होगा तो ये अपने साल के शुरू की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी 8%। सो दिस इज हाउ मार्केट रिटर्न इज कैलकुलेटेड। ये मार्केट रिटर्न कैलकुलेट किया गया। ये आप लोगों को समझ में आया कि मार्केट रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया गया। मार्केट रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये मार्केट के हिसाब से निकलेगा। और अगर किसी कंपनी का निकालना हो, यानी इन्वेस्टर्स रिटर्न निकालना हो आपने किसी कंपनी का, तो उसका मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। जो भी उसकी शेयर प्राइस थी साल के शुरू में, उससे उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे आप। यानी एक शेयर पर कितना डिविडेंड कमाया, एक शेयर ड्यूरिंग द ईयर कितना महंगा हुआ, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इसी तरह निकलेगा कि साल के शुरू की प्राइस माइनस साल के एंड की प्राइस। तो कैपिटल गेन कितना कमाया, डिविडेंड कितना कमाया, दोनों को ऐड कर दें, एक शेयर पे टोटल कितना कमाया वो आ जाएगा, और उसको फिर आप साल के शुरू की प्राइस से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो एक इन्वेस्टर को पता चल जाएगा उसका साल का रिटर्न कितना था। तो अगर आप ये मार्केट रिटर्न देखें 8%, जिसको हम CAPM के अंदर यूज करते हैं, और हम ये कहते हैं कि यार एक इन्वेस्टर को ऑन एवरेज मार्केट से इतना रिटर्न मिल रहा है, तो ये रिटर्न सिर्फ एक साल की कैलकुलेशन पे हुआ है। ये कैपिटल गेन भी एक साल का है, डिविडेंड भी एक साल का है, और हमने इस रिटर्न को एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है जो 5 साल चलेगा, 8 साल चलेगा। सो किसी एक साल के रिटर्न को हम अपना बेंचमार्क बनाकर पूरे 5 साल के प्रोजेक्ट का अप्रेजल करने जा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि यार पूरे 5 साल तक लोग यही रिटर्न हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। अब ये साल कोई एबनॉर्मल ईयर हुआ, तो ये कोई ऐसा साल हुआ जो कि जिस साल जो है ना वो कुछ भी ऐसा ऊंच नीच हुआ होगा जिसकी वजह से रिटर्न ऊपर या नीचे गया हो, और ऐसे एबनॉर्मल ईयर को हमने 5 साल के लिए एज अ नॉर्मल ईयर ट्रीट कर दिया। तो ये एक खामी है या लिमिटेशन है CAPM मॉडल की, कि वो एक साल के रिटर्न को जनरलाइज कर देता है फॉर 5 इयर्स और 8 इयर्स प्रोजेक्ट। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया, ये 1 ईयर वाला? सर एक सवाल है,
जी। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि मार्केट रिटर्न फिर 1 साल के बजाय पूरी पीरियड का कैलकुलेट कर लें जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर 5 साल का कर रहे हैं तो 5 साल का एवरेज मार्केट रिटर्न कैलकुलेट कर लें। मार्केट ये कैपिटलाइज़ेशन 5 साल के शुरू में है, 5 साल के बाद मार्केट कैपिटलाइज़ेशन उससे कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लें। हाँ, उससे 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 भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है कि उसका एवरेज आप निकाल लो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 सालों में कंपनीज़ ऐड हुई होंगी, 5 सालों में नंबर ऑफ शेयर्स भी ऐड हुए होंगे, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि यार ये जो आपकी टोटल वैल्यू बढ़ी है इक्विटी की, ये नंबर ऑफ शेयर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं या प्योरली ग्रोथ की वजह से हुई? ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हो मार्केट में, मज़ीद इन्वेस्ट किया हो, इंजेक्ट किया हो, तो वो उनका अपना पैसा अगर उन्होंने इंजेक्ट किया है, तो वो ग्रोथ थोड़ी कहलाएगी या रिटर्न थोड़ी कहलाएगा, वो तो उनका अपना कैपिटल, उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसा ऐड किया है। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिंगल ईयर पे ही कैलकुलेशन हो रही होती है। सो ये आ गया आपका सिंगल पीरियड ट्रांजैक्शन हॉरिजॉन का। इन्वेस्टर्स कैन बोरो एंड लेंड एट द रिस्क फ्री रिटर्न। जो आरएफ आप यूज करते हो, रिस्क फ्री रिटर्न, आप ये अज्यूम करते हो कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं जिसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं हो, जबकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल अजम्पशन है। प्रैक्टिकली देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड दैट कुड बी कंसिडर्ड एज प्योरली रिस्क फ्री। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड दैट विल बी हैविंग नो रिस्क एट ऑल। तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बट हम अज्यूम करते हैं कि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मौजूद होगी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते होगे। उसके बाद परफेक्ट कैपिटल मार्केट। हम ये अज्यूम करते हैं कि एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट मौजूद है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट कहते किसे हैं? जहां भी आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी, तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट के अंदर कुछ बातें हैं जिसको आपने याद रखना। एक, देयर आर नो टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको कैपिटल गेन मिलेगा, तो कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये डाल देंगे तो फिर कितना टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन पे कितना लगेगा, इनकम डिविडेंड पे कितना लगेगा, बहुत सारे और फैक्टर्स फिर आपको ऐड करने पड़ेंगे और जिसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न पे आएगा। सो टैक्सेस नहीं होंगे, दैट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। और दूसरी बात यह कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी सबके पास, यानी हर इन्वेस्टर जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा उसके पास परफेक्ट नॉलेज होगी, यानी एक एक बात की नॉलेज होगी। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, किस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, किस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, नॉलेज परफेक्ट होगी। कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, यानी हर बंदा एक्सपर्ट होगा, हर बंदा नॉलेजेबल होगा, हर बंदे के पास जो है ना वो एक जैसी इंफॉर्मेशन होगी, हर बंदे की एक्सपेक्टेशन एक जैसी होगी, हर बंदा रैशनली बिहेव करेगा, वो रैशनल होगा, यानी वो जब भी डिसीजन लेगा तो बड़ा प्रॉफिटेबल डिसीजन लेगा, वो जज्बाती डिसीजन नहीं लेगा, वो इलॉजिकल फैसले नहीं करेगा। हर लॉजिक जो करेगा वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी, हर डिसीजन जो वो लेगा वो इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन होगी, और उसको हमेशा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा। और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे मार्केट में शेयर्स के, और जब भी आप शेयर बेचना चाहोगे शेयर बिक सकता होगा, जब भी आप खरीदना चाहोगे वो खरीद सकते होंगे। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। बेसिकली हम ये अजम्पशन क्यों लेते हैं किसी भी थ्योरी के अंदर, ताकि हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखें, ताकि उनका इम्पैक्ट जो है ना वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में ना आए, क्योंकि सीएपीएम मॉडल प्योरली रिस्क पे बेस कर रहा है, सिर्फ प्योरली रिस्क पे बेस कर रहा है कि यार रिस्क ज्यादा होगा, रिटर्न ज्यादा होगा, सिंपल। उसके लिए एक बंदे का रैशनल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इरेशनल आदमी ज्यादा रिस्क पे भी हो सकता है, कम रिटर्न एक्सेप्ट कर ले। इरेशनल है ना, रैशनल आदमी कभी भी नहीं करेगा ऐसा। रैशनल आदमी हमेशा ज्यादा रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न मांगेगा, और ज्यादा रिस्क है या नहीं है इसके लिए उसके पास नॉलेज का होना बड़ा जरूरी है, वो नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अज्यूम करनी पड़ती है, तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करेगा। सो ये आपकी अजम्पशंस हैं सीएपीएम मॉडल की।
तो कभी आपसे पूछ ले तो ये assumptions आपने लिखनी है। उसके बाद देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन वैक एंड सीएपीएम, कि वैक और सीएपीएम में कंपैरिजन, और हम कब वैक यूज करते हैं और कब हम सीएपीएम यूज कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट रेट, और हम सीएपीएम से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी उसी को ही हम डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज करके प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फैसला करें कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें वैक यूज करना है तो वैक यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए, फिर आप वैक यूज करो। सबसे पहली कंडीशन वैक को यूज करने के लिए है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू द ओवरऑल साइज ऑफ द कंपनी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, वारिद ने जैज ने वारिद को परचेज किया, तो इसको आप छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हो। इट वाज अ बिग इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग द साइज ऑफ जैज एंड फिर वारिद का, सो इट वाजंट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। बट अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और वो एक इक्विपमेंट परचेज करने जा रही है, उसकी अपनी नेटवर्थ बिलियन ऑफ डॉलर्स में है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, लेकिन जो एसेट वो परचेज करने जा रही है वो मिलियंस में है, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन का एसेट है। तो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बिजनेस इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट की जा रही हो तो यू कैन यूज वैक। अब ऐसा क्यों है सर? वैक जब हम करते हैं ना, वैक तो हम अज्यूम करते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है यानी डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का, वो नई इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज नहीं होगा। सिग्निफिकेंटली थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा जिसका फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त उसके पास डेट्स 40% है और इक्विटी 60% है, तो नई इन्वेस्टमेंट के बाद आपने कहा 40.5 हो जाएगा और वो 59.5% रह जाएगी। सो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। सो अगर आ भी जाए तो बड़ा डिफरेंस नहीं है। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का इन्वेस्टमेंट से पहले का, उसी को वेटेज के तौर पे उठाते हैं और वेटिंग्स उसी की उठाकर हम कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उठा निकालते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम वैक कैलकुलेट करते थे तो हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेट की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू होती थी, हम उसी से ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट को मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे। हालांकि अभी हमने नया प्रोजेक्ट किया नहीं होता, नए प्रोजेक्ट में से के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उसको हमने कंसिडर नहीं किया हुआ होता, और हम एग्जिस्टिंग वेटेज को ही यूज कर रहे होते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए। जबकि ऐसा हो सकता है कि जो नया प्रोजेक्ट है जब वो आपके पास आएगा, उसके लिए जो आप इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, तो हो सकता है आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उधार के तौर पे ले आओ, और अगर नया प्रोजेक्ट आप उधार से कर रहे हो तो जाहिर है आपके डेट्स बढ़ जाएंगे, और डेट्स बढ़ने की वजह से आपका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ने की वजह से आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमें नहीं पता नई इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं नहीं करने जा रहे, करने जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हम कितनी वैल्यू पे उसको करने जा रहे हैं, उसी का तो फैसला करने जा रहे हैं। इसलिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वैक चेंज नहीं होगा, और जो आप नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उसकी वजह से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पर कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब आपका प्रोजेक्ट साइज आपकी कंपनी के साइज से बहुत छोटा हो, तो फिर वो आपके बड़े कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं लेके आ सकता। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो, कि जब आप वैक यूज करते हो तो एक सिचुएशन तो ये है कि छोटी इन्वेस्टमेंट है और उसके लिए फिर आप वैक यूज कर लो, यू डोंट नीड टू यूज सीएपीएम। उसके बाद आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, हमारी अजम्पशन जब हम वैक यूज करते हैं ये होती है कि जो भी आप नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उसका जो एक्टिविटी लेवल है या टाइप ऑफ एक्टिविटीज है वो ऑलमोस्ट वही है जो अब तक आप करते आए हो, जो अब तक आप करते आए हो। जैसे जैज ने वारिद को परचेज किया तो वारिद की तमाम एक्टिविटीज वही है जो जैज की थी, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हो जिसमें एक्टिविटीज वही करनी पड़ रही है जो आप पहले से करते आए हो, सिर्फ आप एक्सपेंड कर रहे हो, साइज बढ़ा रहे हो, आप कोई नया काम नहीं करने जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस रिस्क है
वो चेंज नहीं होगा और वो वही रहेगा जो अब तक चला आ रहा है। और जब हम वैक यूज करते हैं तो हमारी अजम्पशन यही होती है कि देयर विल बी नो चेंज इन द बिजनेस रिस्क, क्योंकि अगर नए प्रोजेक्ट का रिस्क बिल्कुल मुख्तलिफ है आपके एग्जिस्टिंग रिस्क से, तो फिर आप वैक यूज नहीं कर सकते हो। फिर आप उसके लिए सीएपीएम मॉडल से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगी उसी को ही यूज करोगे एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसी से ही आप डिस्काउंटिंग करोगे, क्योंकि फिर इन्वेस्टर्स आपसे नए हिसाब से रिटर्न मांगेंगे क्योंकि आपका रिस्क डिफरेंट है। So for using WAG, the second assumption is that the activities of the business will not change with the new investment, so that the business risk remains the same. उसके बाद तीसरी assumption कि जो भी डेट टू इक्विटी रेशियो है, अगर नई इन्वेस्टमेंट इवन बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो नई इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगी उसके लिए जो फाइनेंसिंग आप करोगे वो उसी रेशो से करोगे जिस रेशो से आज तक आप करते आए हो। मतलब अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट से पहले मेरे पास 25% डेट्स हैं और 75% इक्विटी है, इसका मतलब मैंने जो आज तक की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उसमें 25% डेट्स के थ्रू फाइनेंसिंग की हुई है, 75% मैंने इक्विटी रखी हुई। अब नई इन्वेस्टमेंट लेट्स सपोज $1 मिलियन की है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि अगर नई इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन की है तो ये या तो मैं अपने एग्जिस्टिंग जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं 25-75 के रेशियो से, एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा हुआ है, उसी से फाइनेंस कर रहा हूं, ना कोई नया लोन ले रहा हूं, ना कोई नया जो है ना वो शेयर इश्यू कर रहा हूं नए। एक तो ये, या फिर अगर ले भी रहा हूं वो 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं, तो उसमें 25% यानी 250,000 डेट्स के थ्रू लूंगा, यानी उसके लिए उधार लूंगा, और बाकी 750,000 जो है वो मैं शेयर्स उतने के इशू करूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास नया जो कैपिटल आ रहा है वो भी 25-75 के रेशियो में आ रहा होगा, इसलिए मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर का चेंज है वो नहीं आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा सेम रहेगा। ये हमारी थर्ड अजम्पशन है। लास्ट, जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे वही कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मांगेंगे जो अब तक वो मांगते आए हैं, यानी डिविडेंड वगैरह और कैपिटल गेन जो अब तक उन्होंने एक्सेप्ट किया वही एक्सेप्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स जो अब तक उन्होंने एक्सेप्ट किए वो भी वही एक्सेप्ट करेंगे। नई इन्वेस्टमेंट से आपके इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लॉजिकली भी नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पीछे रिस्क भी सेम है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी सेम है, तो ना बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है ना फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है, तो नॉर्मली एक्सपेक्टेड रिटर्न भी चेंज नहीं होगा। दीज आर द अजम्पशंस। ये जब भी हम वैक यूज करते हैं हम ये अजम्पशंस लेकर फिर वैक यूज करते हैं। सो क्या आपको ये चारों अजम्पशंस समझ में आई? थर्ड वाली जो है वो बेसिकली ये कह रहा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, यानी अगर अब तक की इन्वेस्टमेंट्स, आज तक जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसमें 25% लोगों से उधार लेकर की हैं और 75% के लिए आपने लोगों को अपने पास पार्टनर बनाया है, यानी इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है। तो नई इन्वेस्टमेंट में भी आप रेशियो यही रखोगे 25-75। तो जो नई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा $1 मिलियन, उसके लिए भी आप फाइनेंसिंग इसी तरीके से करोगे कि 25% आप डेट्स लोगे और 75% आप शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा करोगे। वन में वो ये कह रहा है कि अगर आप वैक यूज करना चाहते हो तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए वैक यूज करना मुनासिब है जिसका साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो, कंपनी के मुकाबले में बहुत कम हो, यानी कंपनी की अपनी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो और जो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है वो उतनी उसके मुकाबले में बहुत कम हो, यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से आटे में नमक के बराबर हो, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप ऑलरेडी कंपनी हो
और जो नया प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है या नई इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रही है जो आप करने जा रहे हो, वो 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन की है, जबकि आपकी एग्जिस्टिंग इक्विटी की वैल्यू वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अच्छा, अब कब आप सीएपीएम यूज करते हो, ये आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने लाजमी पूरा पढ़ना है। मैंने मेन मेन चीजें आपको बता दी हैं, इसको लाजमी पढ़ना है, बहुत यूजफुल आर्टिकल है। कब आप सीएपीएम यूज करते हो? सीएपीएम आप तब यूज करते हो जब आप नया प्रोजेक्ट दो काम करे। या तो नया प्रोजेक्ट आपके बिजनेस रिस्क को सिग्निफिकेंटली चेंज कर दे, यानी नए प्रोजेक्ट का जो बिजनेस रिस्क है वो आपके एग्जिस्टिंग रिस्क से बहुत मुख्तलिफ हो, और इन्वेस्टमेंट की साइज भी बड़ी हो, जिसकी वजह से उस रिस्क का ओवरऑल कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो। देखिए, अगर एक कंपनी में छोटी सी एग्जांपल देता हूँ क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। एक कंपनी ने ये फैसला करना है कि गाड़ी खरीदे या नहीं खरीदे। अब वो कंपनी बिलियंस ऑफ क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट रखती है, और वो अभी फैसला करने जा रही है कि एक गाड़ी है वो खरीदे या नहीं खरीदे। वो गाड़ी की कीमत जो है ना वो लेट्स से $10,000 है, $15,000 है। तो वो गाड़ी $15,000 की है, कल को वो गाड़ी बिल्कुल भी ना बिके मार्केट में, तो भी कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। तो उसके अंदर रिस्क बहुत भी हो तो ओवरऑल कंपनी के अंदर उस रिस्क का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इंडिविजुअल गाड़ी का रिस्क तो होगा, लेकिन कंपनी के रिस्क के ऊपर ओवरऑल उस गाड़ी को खरीदने से इतना नहीं होगा कि कल को अगर वो ना भी बिके। अब मैं एज एन इंडिविजुअल अगर देखता हूँ, मेरे लिए गाड़ी, ऐसी गाड़ी मैं खरीद लूँ, कल को उसकी रीसेल वैल्यू ना हो तो मुझ पर बड़ा फर्क पड़ेगा। बट एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हो सकता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क उसी गाड़ी का ना पड़ रहा हो। तो अगर साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी होगी ना तो उससे बिजनेस रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ी है और उसका रिस्क भी एग्जिस्टिंग बिजनेस रिस्क से डिफरेंट है, और उस वेंचर को करने से ओवरऑल बिजनेस रिस्क चेंज होता हो, ओवरऑल कंपनी का बिजनेस रिस्क चेंज होता हो, तो फिर ऐसे केस में वैक यूज नहीं करते। उस केस में हम सीएपीएम मॉडल से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलती है उसी को ही डिस्काउंट रेट मान के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया जाता है, और इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट तभी एक्सेप्ट करें जब सीएपीएम से आने वाली जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, 13%, 14%, तो प्रोजेक्ट हम तभी एक्सेप्ट करें जब वो उतना परसेंट रिटर्न जनरेट कर रहा हो प्रोजेक्ट, वरना हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सीएपीएम मॉडल से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है उसी को ही एज अ डिस्काउंट रेट यूज कर लिया जाता है प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए, to ensure that project generates enough return। एक दूसरा दूसरा कि बिजनेस रिस्क अगर चेंज नहीं भी हो रहा, मिसाल के तौर पर बिजनेस वही है जो पहले से करते आए हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो जाए। और फाइनेंशियल रिस्क कब चेंज होता है? जब कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, जब एक बिजनेस के पास डेट का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है इक्विटी के मुकाबले में। तो अगर नया प्रोजेक्ट, उसके लिए आप उधार पहले के मुकाबले में ज्यादा ले रहे हो, बहुत ज्यादा ले रहे हो, और उस बहुत ज्यादा डेट की वजह से आपके ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो बढ़ जाता है, डेट बढ़ जाते हैं प्रोपोर्शन में, तो उसका मतलब आपका फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ गया। कल को आपको ये खतरा होगा कि कहीं आप अपने डेट्स टाइम पे ना कर सको। जैसे ही आपको ये खतरा फेस करना पड़ेगा, आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो गया। फाइनेंशियल रिस्क चेंज होने से इन्वेस्टर्स अब आपसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, और ये चीज थ्रू इक्विटी बीटा इंकॉर्पोरेट की जाती है, और इक्विटी बीटा सीएपीएम मॉडल में यूज किया जाता है। लिहाजा सीएपीएम मॉडल विल देन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्काउंट रेट, और इस डिस्काउंट रेट को हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की वजह से पैदा होने वाले रिस्क के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक discount rate। So we use project specific discount rate when we are going for a project that changes the overall business risk or overall financial risk of the company, तो फिर जाके हम ये मॉडल यूज करते हैं। So that's the comparison between WAC and CAPM। ये समझ में आया आप लोगों को?
ठीक है। सो मैं आज ये आर्टिकल अपलोड कर दूंगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, यू नेवर नो कि इसके ऊपर आपको लिखने को आ जाए। सो लाजमी पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इंक्रीज योर नॉलेज, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इंक्रीज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। रीड करके समझने की जो एबिलिटी है वो भी आपको आपकी इनहेंस करेगा। सो आई अपलोड इट टुडे, एंड फिर आप हाईलाइट कर लीजिएगा, फिर अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अभी आपको कोई भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बिजनेस वैल्यूएशन। पहले ही समझते हैं कि बिजनेस वैल्यूएशन है क्या, और फिर उसके रीजंस देखते हैं, और फिर कैसे की जाती है वो देखेंगे। तो तीन एरियाज हमें देखने हैं बिजनेस वैल्यूएशन से रिलेटेड। बिजनेस वैल्यूएशन का मतलब है आप किसी भी बिजनेस की वैल्यू या वर्थ कैलकुलेट करते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं बिजनेस वैल्यूएशन। आपकी एक गाड़ी है, आप चाहते हो कि पता करो कि ये गाड़ी कितने की है, तो जो पता करने का प्रोसेस है बेसिकली इसको कहते हैं वैल्यूएशन। इसी तरह आप एक बिजनेस को पता करना चाहते हो कि अगर ये बिजनेस हम सेल करें या बेचें तो कितने का सेल हो सकता है, इसकी वर्थ कितनी हो सकती है। इस प्रोसेस को कहते हैं बिजनेस वैल्यूएशन। क्यों किसी बिजनेस को वैल्यू किया जाएगा, क्यों उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, या क्यों उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की नौबत आती है। दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है कोटेड कंपनी और एक होती है अनकोटेड कंपनी। कोटेड कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो और जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हों। इसको अनदर वर्ड्स लिस्टेड कंपनी भी कहते हैं। लिस्टेड या कोटेड कंपनी का मतलब जिस कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर सेल और बाय किए जाते हों। और अनकोटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो क्यों एक कोटेड कंपनी अपनी वैल्यूएशन करेगी जबकि उसकी शेयर्स मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं और इसकी शेयर प्राइस ऑलरेडी मालूम होती है। आप अभी कराची स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए, आपको किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस मालूम करनी है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हो कि इस वक्त शेयर प्राइस क्या है। तो अगर ये शेयर प्राइस मालूम है तो फिर हमें एक माल कैलकुलेट किस वजह से करनी पड़ती है एक कोटेड कंपनी की। इट्स अ बिग क्वेश्चन कि आप क्यों करना चाहते हो। पहली बात, ये जो शेयर प्राइस आपको स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से पता चलेगी या मार्केट से पता चलेगी किसी कंपनी की, वो शेयर प्राइस शेयर की प्राइस है, उससे कंपनी की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं फॉर अ वेरी गुड रीजन। अगर आप मार्केट में जाकर उस कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो आपको शेयर्स मिलेंगे, कंपनी नहीं मिलेगी। यानी आप उस कंपनी के अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाओगे, 1% शेयर खरीद के, 2% शेयर खरीद के। आपके पास उस कंपनी का जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है वो नहीं आएगा। उसके लिए 51% शेयर्स खरीदने पड़ेंगे आपको, और 51% शेयर्स नॉर्मली कोई भी कंपनी मार्केट में फ्लोट नहीं करती। 51% शेयर्स हमेशा जो कंपनी रन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, वो लोग अपने पास होल्ड करते हैं ताकि कंट्रोल उनके पास रहे। सो वट एवर number of shares you purchase from the market will always be without the controlling interest of the company. तो आप जस्ट एक पार्टनर होगे टू द
extent of your shares जो जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होगा, you won't be taking the key decisions of the company. आपके वोटिंग का पावर इतनी नहीं होगी कि आप की डिसीजंस ले सको, कंट्रोल कर सको कंपनी को। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस शायद कर सको अगर आपके पास ज्यादा शेयर्स हो, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकोगे। अच्छा, तो चूंकि वो शेयर्स विदाउट कंट्रोल आते हैं तो उनकी प्राइस डिफरेंट होगी, लेकिन जब आप कंपनी किसी से परचेज करने जाओगे, आपको यार मुझे 51% शेयर्स दो अपने कंपनी के, तो वो वैल्यू नॉर्मली मार्केट में प्रिवेल करने वाली शेयर प्राइस से ज्यादा होती है, क्योंकि उसके साथ कंपनी का कंट्रोल भी आ रहा होता है। तो वो शेयर्स की वो वैल्यू ज्यादा ही होती है। लिहाजा इसलिए एक कोटेड कंपनी की जब टेक ओवर किया जा रहा होता है या मर्जर वगैरह एक्विजिशन की जा रही होती है, तो उसके लिए फिर आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, और उसके डिफरेंट तरीके हैं, वो भी हम सीखेंगे। फिर अनकोटेड कंपनी के पास तो रीजन ही रीजन है अपनी वैल्यू निकालने की, क्योंकि उसकी मार्केट में शेयर्स है ही नहीं, तो उसकी शेयर प्राइस मार्केट में पता ही नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी है, पता ही नहीं है लोगों को इसकी शेयर प्राइस क्या होगी, क्योंकि वो मार्केट में ही नहीं है। जब मार्केट में नहीं है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। लेकिन उसके पास रीजंस क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि हो सकता है वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही हो, एक प्राइवेट कंपनी, और हो सकता है उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करना चाहती हो, जिसके लिए उसको मार्केट प्राइस का तयन करना बहुत जरूरी होगा। किस प्राइस पे वो शेयर्स लॉन्च करे, उसके लिए उसको अपनी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। नंबर 2, जब एक अनकोटेड कंपनी अपने शेयर्स किसी को बेचती है, तो उस केस में भी उसको शेयर्स की प्राइस निकालनी पड़ती है, अपनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वैल्यू निकालेंगे नहीं तो किस प्राइस पे बेचेंगे पता नहीं। जब कोई अनकोटेड कंपनी मर्जर की तरफ जा रही हो, यानी दो कंपनीज आपस में मर्ज होकर एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हो, मर्ज हो रहे हो, तो उसकी वैल्यू निकालना बहुत जरूरी होगी, क्योंकि नई कंपनी के अंदर पुराने वाले लोगों का कितना कितना हिस्सा होगा ये निकालना बहुत जरूरी है। या फिर एक अनकोटेड कंपनी का शेयर होल्डर वो मर जाता है और उसके पैसे, उसके जो हायर्स होते हैं, जो उसके बच्चे होते हैं, उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, तो उस केस में भी वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटी। अब कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम एक बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? वी हैव प्राइस अर्निंग रेशो, वी हैव अर्निंग यील्ड मेथड। ये दोनों एक ही हैं, एक ही वैल्यू कैलकुलेट करके देते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, समझाऊंगा मैं आपको, बट दोनों से आंसर सेम आता है, कोई चेंज नहीं आता। सर, अनकोटेड कंपनी में शेयर होल्डर क्यों होगा जब शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड ही नहीं होंगे? देखें इमाज, एक होती है बकरा मंडी, सही है, और बकरा मंडी वो जगह होती है जहां लोग बकरे खरीदते या बेचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बकरा मंडी में नहीं होगा तो क्या बकरा नहीं रख सकता अपने पास? क्या वो बकरा फिर इसके अलावा नहीं रख सकता? अब बोलोगे नहीं, चूंकि ये बकरा मंडी में नहीं है तो अब ये बकरा ना ले सकता है, ना बेच सकता है, ना खरीद सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, है ना? रख सकता है ना? तो अगर वो बकरा मंडी में नहीं भी है तो भी बकरा रख सकता है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा किसी कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में नहीं है, नहीं मार्केट में नहीं ट्रेड हो रहे, तो उसका ये मतलब नहीं है उसके पास शेयर्स ही नहीं होंगे। उसके शेयर्स हैं, बट शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए उसके पास मार्केट नहीं है। तो किसी ने आके चलते फिरते आके बोल दिया भाई मुझे शेयर बेच दो, तो उसने बेच दिया, बट देयर वोंट बी एनी मार्केट वेयर द शेयर्स विल बी ट्रेडेड। ये फर्क है। तो शेयर्स होते हैं, शेयर्स तो पब्लिक कंपनी तो होते हैं, प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स होते हैं,
बट वो मार्केट में बिक नहीं रहे होते, बस ये फर्क है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस मॉडल को दोबारा, पहले हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए इसको यूज किया था, अब इसको रिवर्स करके प्राइस निकालने के लिए, शेयर प्राइस निकालने के लिए हम यूज कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड्स हैं। एनपीवी वाला मेथड जो है आपका, एनपीवी से या प्रेजेंट वैल्यूज की मदद से आप बिजनेस की वैल्यू निकालते हो। ये सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये सारे इनकम बेस्ड थे या कैश फ्लो बेस्ड थे, और कुछ हमारे पास एसेट बेस्ड मॉडल्स हैं जिसमें नेट एसेट वैल्यू बेसिस है, बैलेंस शीट बेसिस, नेट रिलाइजेबल वैल्यू बेसिस, रिप्लेसमेंट बेसिस, और ये वाला कोई अलग से मेथड नहीं है। यहाँ तक के मेथड्स आप याद रखिए, ये वाले फिर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको नेट एसेट वैल्यू बेसिस बताता हूँ, बैलेंस शीट की बेसिस पे। ये कभी भी यूज नहीं होता, ये कभी भी यूज नहीं होता प्रैक्टिकली। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है वो आपसे कैलकुलेट करने को बोले इसके मेथड से, लेकिन प्रैक्टिकली याद रखिएगा कभी भी यूज नहीं होता। तो थ्योरी में कभी भी बताना हो ना, तो ये वाला मेथड कभी भी यूज नहीं हो सकता, ये कभी भी थ्योरेटिकली यूज, प्रैक्टिकली यूज नहीं हो सकता। अब ये है क्या मेथड, इसमें आप एक बिजनेस की बैलेंस शीट उठाओगे, उसके एसेट्स का टोटल करोगे, उसके एसेट्स की टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इस बिजनेस में इतने वैल्यू के एसेट्स पड़े हुए, लेकिन ये वैल्यू ऑफ द एसेट्स हिस्टोरिक वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जिसपे एसेट्स कभी जिंदगी में खरीदे गए थे। जरूरी नहीं है कि अभी आप ये एसेट्स बेचने जाओ तो इतने के मिलेंगे, इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। और बिजनेस के लिए तो वैसे भी आप एसेट की बेस पर बिजनेस को नहीं बेचते हो, क्योंकि आप बिजनेस बेच रहे हो, सिर्फ एसेट्स नहीं बेच रहे हो, आप उस बिजनेस की गुडविल भी दे रहे हो एक बंदे को। तो बैलेंस शीट में तो गुडविल की वैल्यू नहीं होती, उसको तो सारे वो एसेट्स होते हैं जो परचेज किए गए होते हैं। तो परचेज एसेट्स की वैल्यू होती है, गुडविल की नहीं होती है। तो कभी भी बिजनेस अगर आप बेचने भी जाओगे ना, तो वो कभी भी एसेट्स की बेस पर नहीं बिकेगा, खासतौर पे वो बिजनेस जो प्रॉफिटेबल हो, या वो बिजनेस जिसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हो। वो बिजनेस कभी भी एसेट्स की बेस पे नहीं बिकेगा, क्योंकि कस्टमर्स भी एक तरह से उसके एसेट होते हैं जो कि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होते। तो एक बिजनेस के आपने टोटल एसेट्स की वैल्यू ऐड की, और उसमें से डेट्स जो आपने देने हैं वापस वो माइनस कर दिया, तो एक बिजनेस की इक्विटी की वैल्यू आ जाती है। इस मेथड को कहते हैं नेट एसेट वैल्यू मेथड यूजिंग बैलेंस शीट वैल्यूज। तो बैलेंस शीट वैल्यूज की बेस पर या बुक वैल्यूज की बेस पर आप एक एसेट की बिजनेस की वैल्यू निकाल रहे हो, जो कि गलत है। दूसरा जो इसके मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर है, बट स्टिल ये भी यूज नहीं होता एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए, एक ऐसा बिजनेस जिसके पास बहुत कस्टमर्स हो, ये भी यूज नहीं होता। क्यों, ये पहले मेथड समझ लें। नेट रिलाइजेबल वैल्यू ये है कि उन्हीं एसेट्स की वैल्यू आप निकालो जो आपने बैलेंस शीट से उठाए, बट वो वैल्यू नहीं जो बुक्स में लिखी हुई है, बल्कि वो वैल्यू जिसपे वो एसेट्स मार्केट में बिक सकते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग एनी कॉस्ट जो कि बेचने के लिए जरूरी होती है, सेलिंग कॉस्ट वगैरह माइनस करने के बाद। जैसे कि आपने अपनी नॉन करंट एसेट्स उठाए, उनकी बुक वैल्यू लिखी हुई थी 2 मिलियन, लेकिन आपने मार्केट में चेक किया कि ये एसेट अगर मैं मार्केट में अभी बेचता हूं तो कितने का बिकेगा, तो पता चला ये अभी 1.5 मिलियन के बिकेंगे, या उससे या 2 मिलियन से भी ज्यादा के बिकेंगे, ये भी हो सकता है। तो वट एवर वैल्यू यू मे रियलाइज आफ्टर सेलिंग इट इन द मार्केट will be considered as a value of these assets. तो उसको कहते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड। उसमें बैड डेट्स माइनस किए जाते हैं, यानी अगर आपके पास रिसीवेबल का बैलेंस इस वक्त $2 मिलियन का है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2 लाख जो है ना वो उसमें से बैड डेट्स हो जाएंगे, तो 2 मिलियन में से 2 लाख माइनस करेंगे, 1.8 मिलियन पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे। दैट्स इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, जिसमें आप जितना उन एसेट्स को बेच के रियलाइज कर सकते हो उतनी उसकी वैल्यू मानते हो। बेटर देन द नेट एसेट वैल्यू यूज्ड यूजिंग बैलेंस शीट वैल्यूज, उससे बेहतर है, बट स्टिल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस इस बेसिस पर अपने बिजनेस को नहीं सेल करता। उसके बाद है रिप्लेसमेंट वैल्यू। इन्हीं बैलेंस शीट आइटम्स की जब आप रिप्लेसमेंट वैल्यू को एज अ वैल्यू कंसिडर करते हो तो कहते हैं ये रिप्लेसमेंट वैल्यू बेसिस है। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब क्या है, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं आपकी बिजनेस में जिनको बेच नहीं सकते लेकिन वो यूजफुल बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर
आपने अपने पूरे ऑफिस के अंदर वायरिंग करवाई हुई है बिजली की, वायरिंग करवाई हुई है, वायर्स लगाए हुए, कंसील्ड वायरिंग की हुई है, उसके ऊपर आपका पैसा है और वो ज़रूरी भी है बिज़नेस के लिए, ज़ाहिर है बिजली कनेक्शंस वगैरह हैं। अब अगर आप किसी को ये चीज़ बेचते हो और ये देखते हो कि यार मैं अभी ये जो बिजली की तारें हैं, वायर्स हैं, ये निकाल के कितने में बिकेंगी, तो ज़ाहिर है वो तो कुछ पता नहीं कितने में बिक जाए, ना होने के बराबर वैल्यू रियलाइज़ होगी उससे बेचकर। बट क्या इसका मतलब वो बेकार है? नहीं है। जो भी वो बिल्डिंग खरीदेगा उसको पता है कि यार वायरिंग इसके अंदर लगी हुई है, पूरी वायरिंग हुई हुई है, उसको नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन वायर्स को एज़ अ वायर्स बेचने जाओगे तो कोई वैल्यू खास रियलाइज़ नहीं होगी। लिहाजा ऐसे फिक्सचर्स जिनको बेचकर पैसे नहीं मिलते हो बट लेकिन उनकी वैल्यू हो, वैल्यूएबल हो, तो उनको उस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है जिस पे अगर वो वायर्स अब नए खरीद के लगाए जाएं तो कितने के आएंगे। जैसे स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी आपने नया स्प्लिट एसी अभी अभी लगाया है और लगाने के फौरन बाद अभी आप सोचोगे कि इसको मैं बेचूं तो कितने पैसे मिलेंगे, तो यार उसकी वैल्यू एकदम से नीचे जाएगी, बहुत नीचे जाएगी। बट दैट डज नॉट मीन कि उसकी वैल्यू हकीकतन नीचे जा चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ ये हो गया कि अब वो यूज कैटेगरी में काउंट होना शुरू हो गया है। अब वो फिक्सचर बन गया है, वो फिक्स हो गया है। अब उसको निकालने के बाद, डिसमेंटल करने के बाद उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं रह पाती। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को ऐसे दे देंगे। जब हम एक बिल्डिंग दे रहे हैं, उसको एसी भी दे रहे हैं, तो एसी की फिर हम वैल्यू वो लगाएंगे कि जब वो बंदा इसी हालत में नया एसी लगाएगा तो उसको कितने का पड़ेगा, वही वैल्यू हम भी चार्ज करेंगे, क्योंकि उसको अभी नया एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लगा के दे दिया। तो ऐसे एसेट्स को उनकी सेलेबल वैल्यू या रिलायजेबल वैल्यू की बजाय उनको उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू पे वैल्यू किया जाता है। यानी ये एसेट अब अभी ला के लगाया जाए तो कितने का पड़ेगा, उस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सारे एसेट्स के लिए रिप्लेसमेंट वैल्यू यूज नहीं की जाती। जो नॉर्मली फिक्सचर्स जो होते हैं उन्हीं के लिए ये वैल्यू, ये मेथड यूज किया जाता है। बट एसेट बेस्ड मॉडल्स कभी भी याद रखिएगा एक ऐसे बिजनेस के लिए यूज नहीं किए जाते जो प्रॉफिटेबल हो, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, जिसकी गुडविल हो। अब याद रखिए जो एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो आपको एक बिजनेस की मिनिमम वैल्यू देता है। यानी इससे नीचे तो कभी सवाल ही नहीं पैदा तो कोई बिजनेस बिके। इवन अगर लॉस मेकिंग बिजनेस भी होगा तो उसकी वर्थ उसके एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज के बराबर होगा। तो मिनिमम वैल्यू जो एसेट बेस्ड मॉडल होते हैं वो आपको किसी भी बिजनेस की मिनिमम वैल्यू देते हैं। और जो कैश फ्लो मेथड है, जो कैश फ्लो मेथड है, कैश फ्लो मेथड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है किसी बिजनेस की, याद रखिएगा। जुबैर कह रहे हैं कि क्या एक लॉस मेकिंग बिजनेस की वैल्यू होती है? क्यों नहीं होगी? उसके अंदर एसेट्स पड़े हुए हैं। आप बिजनेस को लॉस तो तभी होगा ना जब आप बिजनेस चला रहे होंगे। तो आज अगर आप अपना बिजनेस बंद कर दो तो लॉस थोड़ी होगा, खत्म हो जाएगा। मजीद लॉस, फ्यूचर लॉसेस खत्म हो जाएंगे और एसेट बेच के आपके जेब में पैसे आ जाएंगे। तो क्या आप अपना ऐसा बिजनेस फ्री में बेचोगे किसी को जिसके अंदर एसेट्स मौजूद है? अब सबसे पहले आते हैं इनकम बेस्ड मॉडल पे और आते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो में। प्राइस अर्निंग रेशियो पहले समझ लेते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो कहते किसे हैं। पीई रेशियो जैसे नाम सजेस्ट करता है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स है। यानी प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, यानी किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस को उसकी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दिया जाए तो प्राइस अर्निंग रेशियो आता है। मतलब क्या है? लेट्स से एक कंपनी का शेयर $10 है, $10 का है, उसकी शेयर प्राइस जो है वो $10 है और उस एक शेयर के ऊपर कंपनी $2 कमाती है। यानी जब वो कंपनी जो है वो $2 कमाती है पर शेयर और वो शेयर मार्केट में $10 का बिकता है, तो शेयर प्राइस उस
शेयर की अर्निंग के मुकाबले में कितने टाइम्स हो गया, आप लोग बताएं। उस कंपनी की शेयर प्राइस अर्निंग के मुकाबले में कितने टाइम्स हो गई है? प्राइस $10 है और अर्निंग $2 है। इसको कहते हैं पीई रेशो। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग जरा जनरेट करते हैं। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? व्हाट इज 5 टाइम्स? यानी इन्वेस्टर्स एक ऐसा शेयर जिससे सालाना $2 एनुअली $2 कमाया जा रहा हो, इन्वेस्टर्स उसको $10 में खरीदने के लिए तैयार है, यानी उसके अर्निंग के मुकाबले में 5 टाइम्स देने के लिए तैयार है, क्योंकि अर्निंग तो लाइफ टाइम मिलेगी। 5 टाइम्स तो आपको सिर्फ एक दफा पे करना है। आज आप खरीद लोगे शेयर 10 का, फिर जिंदगी भर आपको $2 मिलते रहेंगे, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए $2 मिलते रहेंगे। तो आपको $10 की इन्वेस्टमेंट पे $2 मिल रहे हैं, यानी आप खुश हो $10 लगाकर $2 कमाने पे, यानी आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना परसेंट हुआ? बताएं, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितने परसेंट हो गया? 20%। 20%, इसको अर्निंग यील्ड कहते हैं, इसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। यानी एक इन्वेस्टर जो $2 की अर्निंग पे $10 देने के लिए तैयार है, इसका मतलब इन अदर वर्ड्स वो 20% रिटर्न पे खुश है। वो 20% ऑफ द रिटर्न उसको रिटर्न 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसको एज अ रिटर्न मिल जाए तो वो खुश है। ये जो आपने 20% निकाला, ये बेसिकली क्या किया? रिवर्स किया पी रेशो को। पहले 10 को 2 से डिवाइड किया था आपने, 5 आया था। फिर आपने 2 को 10 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% आ गया। ये कहलाता है अर्निंग यील्ड। ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो अर्निंग डिवाइड बाय प्राइस कर दोगे तो अर्निंग यील्ड बन जाएगा, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग कर दोगे तो पीई रेशो बन जाएगा, रिवर्स एक दूसरे के। तो पीई रेशो बेसिकली डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के रिक्वायर्ड रिटर्न के ऊपर। तो जो लोग 20% रिटर्न पे खुश हैं, वो 5 टाइम्स पे करेंगे अर्निंग का। ठीक है? तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टर हो और आपको एक शेयर पे $5 की अर्निंग होती है, एक शेयर पे $5 की अर्निंग होती है, और आपका रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, आपको हर शेयर पे $5 की अर्निंग होती है, तो वो शेयर आप कितने में परचेज करोगे? सब लोग बताएं। एक शेयर से $5 की अर्निंग होती है हर साल, और आप इन्वेस्टर हो और आपको 10% रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो ये शेयर आप कितने में खरीदोगे? सबको ये बात समझ में आई $50 कैसे आया? क्योंकि $50 का आप 10% लोगे तो $5 बनेगा। तो आप ऐसे शेयर के लिए $50 देना पसंद करोगे जिसपे $5 की अर्निंग हो रही हो और आपका रिटर्न 10% हो। आपको 10% चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट का। तो पी रेशो कितना होगा? व्हाट विल बी द पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यस, 10 टाइम्स। क्योंकि वो शेयर जो आप 50 में खरीद रहे हो उससे अर्निंग हो रही है $5 की, तो आप $5 की अर्निंग के शेयर को $50 में खरीद रहे हो, यानी 10 गुना पे खरीद रहे हो, 10 टाइम्स हो गया।
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा अर्निंग यील्ड और पीई रेशो एक ही चीज है, दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, प्राइस एक ही आ रही है। तो अगर आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो भी 50 आएगा, पी रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, या 5 को 10% से डिवाइड कर दो, अर्निंग यील्ड से डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 100, तो भी 50 ही आएगा जो आपने पहले कैलकुलेट करके दिया था। तो देखिए मैंने आपको अर्निंग बताई, मैंने आपको कंपनी का अर्निंग यील्ड बताया, और आपने मुझे प्राइस निकाल के बता दी। दैट्स व्हाट बिजनेस वैल्यूएशन इज। दैट इज हाउ यू आर यूजिंग प्राइस अर्निंग रेशो और अर्निंग यील्ड टू कैलकुलेट द प्राइस। सो रट्टे लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपको मैंने पीई रेशो से प्राइस कैसे निकालते हैं ये बताया भी नहीं था, और आपने मुझे प्राइस निकाल के बता दी थी $50। सो इधर देखो, अगर पीई रेशो की मदद से आपको प्राइस निकालनी है किसी शेयर की, तो सिंपली उसकी एक शेयर की अर्निंग को पीई रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। इन्वेस्टर्स 10 गुना पे करने के लिए तैयार हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो अर्निंग से, उस शेयर की प्राइस आ जाएगी। तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, आप मुझे जरा उसकी प्राइस निकाल के बताओ। एक शेयर पे अर्निंग यानी ईपीएस, एक शेयर का ईपीएस 80 सेंट्स है, 80 सेंट्स, 80 सेंट्स, 80 सेंट्स, और कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स। उस शेयर की प्राइस क्या होगी? वेरी गुड, $6.4 या 64 सेंट्स, 640 सेंट्स, ठीक है, 640 सेंट्स या 6.4। जी हाँ, रिपीट कर देता हूं, एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर 80 सेंट्स है, 80 सेंट्स, यानी उस हर शेयर के ऊपर वो कंपनी 80 सेंट्स अर्न कर रही है, और पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स है, यानी लोग उस शेयर को अर्निंग के मुकाबले में 8 टाइम्स पे खरीदते हैं। तो लोग उस शेयर को कितने में खरीद रहे होंगे, यानी शेयर की प्राइस क्या होगी जिसपे 80 सेंट्स की अर्निंग हो रही हो? 6.4। तो सिंपली फॉर्मूला ये आपके सामने है, whatever the earning per share of the company is just multiplied with the price earning ratio, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज प्राइस अर्निंग रेशियो कहां से लेंगे हम, ये क्वेश्चन है। तो ईपीएस को जो है वो देखो, ईपीएस आता कैसे है, प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करके तो ईपीएस निकलता है। तो एक कंपनी की हम प्राइस निकालने जा रहे हैं और हम कह रहे हैं उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अजीब सी बात है, अगर उसकी प्राइस है ही नहीं तो उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो निकल कैसे आया? समझने वाली बात है ना, कि एक कंपनी ए है, हमें उसकी प्राइस निकालनी है शेयर की, ठीक है, कि हमें देखना यह है कि वो उसका शेयर कितने में बिकेगा मार्केट में, और हम ये कह रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर को पी रेशियो ऑफ द कंपनी से मल्टीप्लाई कर दो, और पी रेशियो आता ही प्राइस की मदद से, प्राइस है नहीं तो कंपनी का पीई रेशियो कहां से आएगा? जिस कंपनी की प्राइस ही मालूम नहीं हो उसका पीई रेशियो कैसे आएगा? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिए, वी डोंट यूज द सेम कंपनीज पीई रेशियो बिकॉज वी वोंट हैव द पीई रेशियो ऑफ द सेम कंपनी। हम करेंगे क्या, हम मार्केट में जाएंगे, एक सिमिलर कंपनी ढूंढेंगे जिसको हम प्रॉक्सी कंपनी कहते हैं, ऐसी कंपनी ढूंढेंगे जो ऑलमोस्ट हमारे जैसी होगी, बट सिर्फ हम में और उस कंपनी में फर्क ये होगा कि वो कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होगी। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने की वजह से उसकी स्टॉक मार्केट की प्राइस अवेलेबल होगी, उस प्राइस की मदद से उस कंपनी ने अपना पीई रेशियो निकाला होगा या हम निकाल लेंगे। उस प्रॉक्सी कंपनी का पीई रेशियो उठाना है और अपनी अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है। सर मतलब यह है,
मेरी कंपनी है एबीसी कंपनी, बिल्कुल हूँ बहू मेरी जैसी कंपनी है XYZ कंपनी, वही बिजनेस करती है जो मैं करता हूँ, वही साइज ऑफ द बिजनेस है जो मेरा साइज ऑफ द बिजनेस है, बस फर्क सिर्फ इतना है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने की वजह से उसकी एक शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस होने की वजह से उसकी एक पी रेशो निकल रहा है, मिसाल के तौर पर 10 टाइम्स है। यानी जो इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर्स खरीदते हैं वो उस कंपनी की अर्निंग के मुकाबले में उस कंपनी की शेयर को 10 गुना पे खरीदने के लिए तैयार हैं। मेरी कंपनी भी बिल्कुल वैसी ही कंपनी है। तो अगर इन्वेस्टर्स मार्केट में 10 गुना एक कंपनी की अर्निंग के मुकाबले में प्राइस के तौर पे देने के लिए तैयार हैं, तो वो मेरी कंपनी की अर्निंग के मुकाबले में मुझे 10 गुना देने के लिए तैयार क्यों नहीं होंगे? तो मुझे भी 10 गुना पे करेंगे वो, लेकिन वो मेरी अर्निंग के हिसाब से 10 गुना होगा। मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आपका एक घर है 200 गज का, हु बहू आपके घर के साथ राइट हैंड साइड पे बिल्कुल सेम 200 गज का घर है, नक्शा सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। फर्क यह है कि आपका घर अभी बिका नहीं है और वो घर बिक गया है। वो घर बिका है और सुनिएगा गौर से, उस घर का एनुअल रेंट, उस घर का एनुअल रेंट 10 लाख रुपए है। यानी वो घर रेंट पे था और 10 लाख रेंट पे था। नए बंदे ने उस घर को खरीदा और उस घर के उस बंदे ने 1 करोड़ रुपए वैल्यू लगाई। 1 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए के रेंटल वैल्यू के घर के, यानी 10 लाख रुपए हर साल मिल रहे थे और 1 करोड़ उसकी वैल्यू लगाई और उसको खरीदा। तो ये बताओ, रेंटल तो अर्निंग है ना, तो उसने अर्निंग के मुकाबले में उस घर को कितने टाइम्स पे खरीदा? टेन टाइम्स पे। यानी 10 लाख की अर्निंग थी, उसने कहा यार 1 करोड़ पे मैं तुम्हारा घर खरीदने के लिए तैयार हूं, उसे खरीद लिया। मेरा घर हूबहू वैसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है जैसे उसका है। बस मेरा रेंटल जो है, रेंटल वो 10 लाख रुपए नहीं है, मैंने इत्तेफाक से अपना घर 12 लाख रुपए रेंट पे दिया हुआ साल के, 12 लाख रुपए साल का दिया हुआ। तो ये बताओ मेरा घर अगर मैं बेचने जाऊंगा तो कितने का बिकेगा? मेरा घर 12 लाख रेंट पर है, उसका घर एनुअल 10 लाख रेंट पे था, तो मेरा घर कितने में बिकेगा? सब लोग खामोश है, सिर्फ इबाद का आंसर आया, वो भी पता नहीं सही है गलत, लेकिन आप सब बताओगे फिर मैं बताऊंगा। 1 करोड़ 20 लाख का, 1.2 करोड़ का, यानी 12 मिलियन का, 10 टाइम्स ऑफ द अर्निंग। अब मुझे बताओ, मैंने पी रेशो किसका उठाया? मेरा पी रेशो तो है ही नहीं, मेरी तो प्राइस ही नहीं थी। तो मैंने पड़ोसी का पी रेशो उठाया जो कि घर मेरे जैसा था, और मैंने कहा यार जब उसका घर लोग 10 लाख रेंट पे होने के बाद 1 करोड़ का खरीद रहे हैं, 10 गुना पे खरीद रहे हैं, तो मेरा घर जो 12 लाख रेंट पे है तो मेरा भी 10 गुना पे खरीदेंगे। और मैंने अपने घर की वैल्यू निकाल ली। दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस इन अ कंपनी एज वेल। कंपनी में भी आप इसी तरीके से एक प्रॉक्सी कंपनी उठाओगे जो आप जैसी कंपनी होगी, उसका पी रेशो उठाया, अपनी अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी कितने में बिकेगी। समझ में आया पी रेशो से वैल्यू कैसे निकल रही है? 1 से लेकर 5 तक में बता दें कितना समझ में आया।
ठीक है, इंशाल्लाह इट विल बी 5 वेरी सून। देखिए, वैसे तो एग्जैक्टली ऐसी कंपनी ढूंढना जो बिल्कुल हूबहू आप जैसी हो, आपकी कंपनी की जैसी हो, वो मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है ऑलमोस्ट। हम एक रीजनेबली हमारी जैसी कंपनी को भी हमारी कंपनी जैसा मान लेते हैं। हर चीज़ हूबहू सेम हो भी नहीं सकती है, तो हमें अज्यूम करना पड़ता है कि ये कंपनी हमारी कंपनी जैसी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सवाल है, और इस सवाल को सॉल्व करें और इसकी अल्फा कंपनी की वैल्यू निकाल के बताएं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा पीएलसी पीई रेशियो की मदद से। यहाँ पर आप पीई रेशियो जो उठाएंगे वो इंडस्ट्री का की उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिमिलर कंपनी नहीं है, तो हमने इंडस्ट्री की पीई रेशियो को एज अ पीई रेशियो ऑफ द अल्फा कंपनी मानना है। तो मुझे इस कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। So let us now calculate the value. सबसे पहले हम वैल्यू पर शेयर निकाल लेते हैं, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हमें दी हुई है, सही। सो मार्केट प्राइस पर शेयर हमें निकालना है, और अर्निंग पर शेयर जो है वो उसका 85 सेंट्स है। सो 85 सेंट्स का मतलब है 0.85 मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो विच इज 10 टाइम्स। तो 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट्स $8.5 पर शेयर। ये तो आ गई उसकी पर शेयर वैल्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने हमसे मांगा क्या है, उसने हमसे क्या पर शेयर वैल्यू मांगी है, या उसने हमसे वैल्यू ऑफ द कंपनी मांगी है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा कंपनी। सो वैल्यू ऑफ द अल्फा कंपनी मींस टोटल। टोटल के लिए हमें 8.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिलियन से। सो 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन से कर दिया, तो 8.5 लिखा हुआ यहाँ पर। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, 1000 में लिख लें या मिलियंस में लिख लें। सो मैं 1000 में लिख लेता हूँ। तो वैल्यू इन थाउजेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 8500 थाउजेंड्स, ये आपकी टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गई यूजिंग प्राइस अर्निंग रेशियो। सो सिंपल, हमने अर्निंग पर शेयर उठाई और अर्निंग पर शेयर वैल्यू को प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आया सबको? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालते हैं। वो कह रहा है किस मेथड से करो, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, जब वो कहे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या वो कहे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ दी हुई होगी तो हमेशा ग्रोथ के हिसाब से ही निकालेंगे, भले उसने वर्ड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लिखा हो। हाँ, अगर वो पार्ट ए में कहता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज करें और पार्ट बी में कहता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करें, तो अब वो ऑब्वियसली चाह रहा है कि एक दफा विदाउट ग्रोथ करें और एक दफा विद ग्रोथ सॉल्व करें। लेकिन अगर सिर्फ डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का वर्ड यूज किया हुआ है लेकिन उसने ग्रोथ भी दी हुई है, तो फिर हम ग्रोथ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल उसने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तो हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से इसको सॉल्व करते हैं। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला मैंने आपको केई के लिए लिखवाया था, अगर आपको याद हो। क्या फॉर्मूला था? केई इज इक्वल टू डी डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। आज का डिविडेंड है तो 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक साल के बाद का है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। डीपीएस
देखो डिवाइडेड बाय MPPS, ठीक है, और प्लस इसमें ग्रोथ ऐड की। अब ज़रा जल्दी से मुझे इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके बताएं। मैं आपकी मैथ्स की स्किल देखना चाहता हूँ। इसको रीअरेंज करके बताएं मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए, क्योंकि अब हम इसी फॉर्मूले को KE की बजाय MPPS यानी मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए यूज करना चाह रहे हैं। सो जस्ट चेंज दिस फॉर्मूला फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर और मुझे बताइए कि क्या फॉर्मूला होगा। चले मैं बताता हूँ आपको। पहले यहाँ पर प्लस जी है, पहले इस प्लस जी को वहां जाके माइनस करना होगा, तो ये बन जाएगा KE माइनस जी। सो पहला स्टेप करवाता हूँ मैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा KE माइनस जी इज इक्वल टू DPS डिवाइडेड बाय MPPS, ठीक है। अब DPS MPPS जो है ना यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और हमें उसको उधर ले जाना है, तो वो वहां न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और ये पूरा KE माइनस जी जो यहाँ पर न्यूमिनेटर में है वो नीचे जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी इट विल बी MPPS इज इक्वल टू DPS डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा डिविडेंड पर शेयर जो इसमें होता है वो 1 साल के बाद वाला होता है। DPS वी मीन नेक्स्ट डिविडेंड, नॉट द करंट डिविडेंड। और अगर आपको करंट डिविडेंड दिया होगा तो उसको भी 1+G से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिविडेंड निकालेंगे, यानी अगले साल जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अब जरा इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे अब इस फॉर्मूले को यूज करें और मुझे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से इस कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से। सबसे पहले हम करंट डिविडेंड निकालते हैं, डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। अर्निंग कितनी हुई है 85 सेंट्स की, और डिविडेंड कितना पे हो रहा है, पे आउट रेशियो का मतलब डिविडेंड पे आउट। सो यू आर पेइंग 40% ऑफ योर अर्निंग एज डिविडेंड। सो 85 सेंट्स की अगर आपने अर्निंग की है तो करंटली तो आपने उसमें से 40% डिविडेंड दिया है, जो कि 34 सेंट्स बनेगा। सो 34 सेंट्स का डिविडेंड दिया गया है अभी रिसेंट, ये करंट है। सो नेक्स्ट डिविडेंड जो आपका आएगा यानी 1 साल के बाद का, ईयर 1 का, वो होगा 34 इंटू 1+G। ग्रोथ कितनी है डिविडेंड में, ग्रोथ इज 4% इन डिविडेंड, तो अगले साल 4% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, विच विल बी 35.36 सेंट्स। ये आपका नेक्स्ट डिविडेंड हो गया। हमें फॉर्मूले में नेक्स्ट डिविडेंड चाहिए होता है, ठीक है। सो अब मार्केट प्राइस पर शेयर निकालते हैं। डिविडेंड आ गया 35.36, इसको डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज 12% माइनस ग्रोथ विच इज 4%। तो 12% KE हो गया माइनस ग्रोथ 442 सेंट्स हो गया। नो वी डोंट नीड इट इन सेंट्स, we need it in dollars, so let's divide it by 100 as well to get it into dollars। 4.42 डॉलर पर शेयर हो गया, एंड टोटल वैल्यू जो है 1000 में, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। सो 4420,000 ये आपकी टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगी। चले, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा।
अगेन प्राइस अर्निंग रेशियो और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से सॉल्व करना है। चल क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पीएलसी इज कंसिडरिंग टू टेक ओवर वीक पीएलसी। स्ट्रॉन्ग पीएलसी वीक पीएलसी को टेक ओवर करना चाह रही है, which operates in the same industry but not listed। यानी वीक पीएलसी जो है वो लिस्टेड नहीं है, सो पीएलसी नहीं है बेसिकली। सही है, तो इट्स अ वीक कंपनी नॉट लिस्टेड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ कंपनीज। सो अब हमें वीक की वैल्यू निकालनी है पी रेशो से और फिर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। सो इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी, तो पीएलसी नहीं कह सकते फिर, सो इट्स एरर। देखिए खैर, अब हमें वीक की वैल्यू निकालनी है प्राइस अर्निंग रेशो से। ठीक है, तो प्राइस अर्निंग रेशो हम किसका यूज करेंगे, कौन बताएगा? बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग पीएलसी का हम पी रेशो यूज करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द, अच्छा, और टोटल वैल्यू निकालनी है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर निकालें या डायरेक्टली टोटल निकालें, डिपेंड करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन किस किस्म की है। सो हमारे पास जो अर्निंग्स दी हुई है वो टोटल दी हुई है, एनुअल अर्निंग्स। ठीक है, तो हम टोटल वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हमें प्राइस पर शेयर निकालने की भी जरूरत नहीं है। टोटल वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 350,000 है, मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशो। पीई रेशो हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर पीई रेशो नहीं दिया हुआ, तो हमें पीई रेशो का कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए एक काम करते हैं, पहले पीई रेशो निकालते हैं, पीई रेशो ऑफ स्ट्रॉन्ग पीएलसी। उसके लिए अर्निंग पर शेयर चाहिए और मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए। मार्केट प्राइस पर शेयर तो दी हुई है 4.2, तो 4.2 मैं एज इट इज लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर निकालनी है। अर्निंग पर शेयर के लिए टोटल अर्निंग्स दी हुई है, पर शेयर नहीं दी हुई, तो हमें निकाल लेंगे, देखो शेयर से मत डिवाइड करके। सो 840,000 डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, सो 840 डिवाइडेड बाय 2000, ये हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। और अगर हम इसको मार्केट प्राइस पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो टाइम्स में आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज 10 टाइम्स। सो पी रेशियो 10 टाइम्स आ गया। अब टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम वीक की टोटल अर्निंग उठाएंगे जो 350,000 है, और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, 3500, और ये 1000 में। सो टोटल वैल्यू जो है वो 3500,000 हो जाएगी। अगर हमें पर शेयर चाहिए होती तो हम उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बोला है वैल्यू निकाल लें, तो हमने डायरेक्टली टोटल अर्निंग को ही पी रेशो से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकाल ली। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यस बोल दें जल्दी से और मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम पहले पर शेयर निकालें और फिर टोटल निकालें। पिछले सवालों में चूंकि अर्निंग पर शेयर दी हुई होती थी, इसलिए हमें पहले पर शेयर निकाली और फिर टोटल निकाली। इसमें टोटल अर्निंग दी हुई थी और टोटल ही मांगी थी, तो इसलिए हमने डायरेक्टली निकाल ली। जी बिल्कुल, $3.5 है। अब आते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे। अब ये इंटरेस्टिंग है, इसको जरा समझ लीजिएगा। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए पहले हमें नेक्स्ट डिविडेंड चाहिए। अच्छा, उसके लिए पहले करंट डिविडेंड निकाल लेते हैं, डिविडेंड पर शेयर करंट, और पर शेयर कैसे आएगा, पे आउट कितना है, 40% है और 350,000 की अर्निंग है। 350,000 की अर्निंग है डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, इसका 40% लेंगे, डिविडेंड्स आ जाएंगे और डिवाइड बाय 1 मिलियन कर देंगे, तो हमारे पास पर शेयर आ जाएगा। ये आ गया पर शेयर। अब चाहे तो सेंट्स में लिख लें, चाहे इसमें रहने दें। सो डिविडेंड पर शेयर आ गया। नेक्स्ट डिविडेंड
नेक्स्ट डिविडेंड के लिए ग्रोथ के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ईयर 1 का। ग्रोथ इज 4%। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं, जरा इसको गौर से सुनिएगा, इसको गौर से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा अपने पास। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दो दी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग की दी हुई है और एक वीक की दी हुई है। हम कौन सी वाली यूज करेंगे? ये अब आप अपने पास सेव कर लें। हमेशा याद रखिएगा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में जब हम किसी कंपनी की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसी कंपनी की यूज करेंगे जिसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, टारगेट कंपनी इसको कहते हैं। जिस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है, जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है, हमेशा उसी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने यूज करनी है। गलती से भी इस कंपनी की नहीं निकाल लेना, इसकी यूज नहीं करना। वीक कंपनी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, लिहाजा वीक कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज करेंगे, विच इज 12%। ये लिख लें अपने पास, टारगेट कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा यूज करेंगे। So $1.82 is market price per share और total value 1.82 into 1 million 1000 में करके so ये आ गई total value using dividend growth model। समझ में आया ये? सर टोटल वैल्यू दोबारा बता दें। टोटल वैल्यू में मैंने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया, सिंपली 1 मिलियन शेयर से उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये पर शेयर आई थी और हमने उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये बात मैं ये फाइल क्लासवर्क के नाम से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे। आज की फाइल आज के साथ, तो आज की वर्किंग कैप बिजनेस वैल्यूएशन के नाम से, क्लास वर्क के नाम से मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ।